जर तुम्ही आलात ना तर निश्चित आपल्याला फास्ट लेक्चर सुरू करता येईल. ओके, चला लवकर आपल्याला एनसीईआरटी सुरू करायचं बाळांनो आज. हो की नाही, का नाही करायचंय? चला चला लवकर. येत आहे का? गुड मॉर्निंग विक्रांत, गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग सार्थक. ओके, चला बाळांनो, वी स्टडी हाउ द our board chapter mathematics part 1 that is 6. तर एनसीईआरटी चं क्वेश्चन सुरू करण्यापूर्वी सो आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, जो बातें आपको हमेशा याद रखने की है. वो कौन सी बातें कि आपको पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू द रिमेंबर करने के. जो बोर्ड्स में होता है ना बच्चों, वही एनसीईआरटी में होता है. थोड़ी सी चीजें बढ़ के होती है, ज्यादा होती है. जैसे कि आपने पढ़ा था सुपर सेट होता है जो कि एनसीईआरटी के किताब में है लेकिन बोर्ड की किताब में नहीं है. और डिफरेंस ऑफ टू सेट है, डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि नहीं था, अब हमारे बुक में नहीं है, स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं है. लेकिन आपको बच्चों याद रखो, आपको वो होना नहीं है कि जो सब पढ़ रहे आप थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाई करेंगे. अलग ढंग से इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको वो सब पढ़ना है जो अभी तक 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को 9th स्टैंडर्ड के बोर्ड का सेट मिल गया लेकिन 10th में नहीं है ना, तो बट 11th में है. फिजिक्स के लिए काम आ जाएगा, जहां काम आ जाएगा वहां आप उसे यूज करेंगे. लेकिन क्यों ना 2 साल पहले ही हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो कि 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के बुक में है, वही बातें 11th के स्टेट बोर्ड की किताब में है. 11th का स्टेट बोर्ड का किताब जो कहता है वही आज आप पढ़ना चाहते हो. लेकिन देखो बच्चों, हर एक पॉइंट्स को आप रिमेंबर करेंगे. जैसे कि व्हाट इज सेट. सेट का मतलब क्या बन रहा है? देखो बच्चों, a well defined collection of object is called set. A well defined collection of object is known as a set. Well defined collection of an object is called set. Yes or no? मैं पूरे की पूरी चीजें आज बताने वाला हूँ. क्या पढ़ा था आपने, आपको क्या पढ़ना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, रिमेंबर दैट पॉइंट्स. और आपने ऐसा भी पढ़ा था द ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स. ये जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, उस हर ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. दैट इज द ऑब्जेक्ट इन द सेट. द ऑब्जेक्ट in the set is called elements. आपने इसे ऐसा ही कहा था, इसे आप मेंबर भी बोल सकते हो और इसे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो. याद रखो बच्चों, एलिमेंट्स बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो और एज वेल एज मेंबर्स बोल सकते हो. जैसा आप चाहेंगे वैसा, एज वेल एज मेंबर्स. नेक्स्ट आपने ऐसा भी पढ़ा था कि members written as a curly bracket as well as the name of the set is denoted by the capital letters and elements denoted by the small letters. आपको याद है हर चीजें? आप ये सीखते जाओ कमेंट्स में. पूरा चैप्टर आज दोहराने वाला हूँ एनसीईआरटी के फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले. तो नेक्स्ट आपने ऐसा भी पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट्स. कितनी मेथड्स आपने पढ़ी थी? देयर आर द 2 मेथड्स. आपने पढ़ा था कि we write the sets of the there are 2 methods. first is the roster form. इसे ही आपने लिस्टिंग मेथड भी बोला था, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड. यस और नो? यस. उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चों, अगर आपको दूसरे टाइप से सेट लिखना है तो उसे आपने क्या बोला था? उसे आपने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. सो यहां तक आपने ऐसा पढ़ा था कि सेट उसे कहते हैं और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. उस हर ऑब्जेक्ट को आपने मेंबर बोला था. मेंबर एज वेल एज उसे एलिमेंट्स भी बोला था. एलिमेंट्स डिनोटेड किए थे स्मॉल लेटर से और सेट्स का नेम आपने डिनोटेड किया था कैपिटल लेटर से. उसके बाद आपने हर एक एलिमेंट्स
को इनक्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट कर दिया था। इसके बाद आपने पढ़ा था राइटिंग मेथड्स ऑफ राइटिंग इन अ सेट्स, देयर आर द टू मेथड्स, फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म, उस रोस्टर फॉर्म को आपने आपके बोर्ड में लिस्टिंग मेथड बोला था, और दूसरी मेथड आपने पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म, और उसे आपने रूल मेथड बोला था। यस और नो? यस। उसके बाद जाएंगे, आपने वेन डायग्राम पढ़ी थी बच्चों, वेन डायग्राम मेनी आइडियाज ऑफ द कांसेप्ट बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, मेनी आइडियाज इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। अगर आपने कोई चीज डायग्राम्स के जरिए किसी को बता दी तो उसे बेटर अंडरस्टैंड होती है, जो कि मैं आपके पास आपके साथ जो बोल रहा हूँ वही अगर मैंने किसी चीज से दिखाया गया। देखो बच्चों, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर किसी रास्ते पर कोई स्कूल होता है तो उसके वहां उससे लिखा होता है आपका जो व्हीकल्स है वो स्लो चलाओ क्योंकि आगे क्या है, स्कूल है। लेकिन यही बात वहां एक ड्रॉ पिक्चर्स की जाती है, तो बच्चे दिखाए जाते हैं, उनके पीठ पे सैप होती है स्कूल की, और उससे पता चलता है वो चलाने वाले को, ड्राइवर को पता चलता है कि आगे क्या है, स्कूल है, मुझे स्लो चलना है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग द एनी ऑफ द प्रॉब्लम बाय द हेल्पिंग ऑफ द डायग्राम, उसी डायग्राम को आपने सेट टाइप ऑफ दिस सेट इज नोन एज अ वेन डायग्राम। अगर किसी सेट्स को आपने रिप्रेजेंट डायग्राम से कर दिया, इस सर्कल में डाल दिया, रेक्टेंगल में डाल दिया, ट्रायंगल में डाल दिया, हेक्सागोन में डाल दिया, एज वेल एज एनी शेप में डाल दिया, तो उसे आप क्या कहेंगे, वेन डायग्राम। यहां तक याद है ना स्मिता, आपको याद है वेन डायग्राम कैसे निकालते हैं? कोई भी फिगर में किसी भी एलिमेंट्स को अगर आपने क्लोज कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। उसके बाद आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स, यस और नो? टाइप्स ऑफ सेट और राइटिंग ऑफ द सेट्स में डिफरेंट है बच्चों। टाइप्स ऑफ सेट में आपने पढ़ा था सिंगलटन सेट, व्हाट मीन बाय सिंगलटन सेट, अ सेट which can exactly only one element is known as a singleton set। जिस सेट में खाली वन एलिमेंट्स रहता है ना उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ये देखो बच्चों, मैं क्यों बताने रहा हूं ये सब चीजें, मैंने पहले आपका बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर क्लियर कर दिया, उसके बाद मैं एनसीईआरटी की किताब की तरफ जा रहा हूं। एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि एक चीजें आपको आनी चाहिए। आपने टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा था सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट में आपने पढ़ा था सो या किसी सेट में अगर कोई ओनली वन एलिमेंट्स हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अ सेट containing exactly only one element that is known as a singleton set। यस और नो? किसी सेट में ओनली वन एलिमेंट्स है तो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। आपने एग्जांपल भी पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था एम्प्टी सेट, उसे आपने नल सेट भी बोला था, याद है? एम्प्टी सेट, उसके बाद आपने उसे बोला था नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा कोई सेट होगा कि जिसमें एलिमेंट्स नहीं है, खाली है, वो बिल्कुल खाली, उसे क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट को या क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट ऐसा ही बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट बाय द फाई किया जाता है। याद रखो बच्चों, ये जो सिंबल है वो फाई का है, और फाई इज नॉन एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, उसे ही क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी इस वर्ड से आपको पता चलता है वो खाली है, बिल्कुल खाली, उसे क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आपने क्या बोला था, नल सेट। एम्प्टी सेट आपने टू टाइप से रिप्रेजेंट किया था, इस सिंबल से जिसे आप फाई बोल रहे हैं, और देखो बच्चों, अगर आपने एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद आपने पढ़ा था फाइनाइट सेट। ये द क्वांटिक प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज अ टर्मिनेट ऑफ एनी स्टेज। क्या डेफिनेशन बोल रही है, देखो, अ क्वांटिक प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स, क्वांटिक कर रहे, क्वांटिक प्रोसेस कर रहे, गिन रहे उसे, और उस प्रोसेस को आप क्या करें, किसको गिन रहे, एलिमेंट्स को गिन रहे। अ क्वांटिक प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट टर्मिनेट्स हो रही है, ठहर रही है किसी जगह पर, तो उसे क्या कहते हैं आप, फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया और किसी जगह पर जाके मैं ठहर गया, तो यहाँ से वहां तक जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगी ना। अगर मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया और 10 तक मैंने काउंट कर दिया, तो मैं 10 तक आके जाके ठहर जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 10, मेरी क्वांटिक प्रोसेस 10 तक आके जाके क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, दैट इज स्टेज ऑफ प्ले। सो दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। जिस कोई सेट में आपने एलिमेंट्स को काउंट करना शुरू कर दिया और किसी जगह पर जाके आप ठहर गए, उससे आगे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है और आप उसे गिन रहे हो, गिन सकते हो, तो उसे क्या करता है, फाइनाइट सेट। और इसी की ऑपोजिट इक्वेशन बन रही है जो नेक्स्ट टाइप से, जिसे आपने
द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, बता सकते हैं कितने स्टार्स है तुम्हारे स्काई में, कितने स्टार्स है? नहीं बता सकते, नहीं काउंट कर सकते। इनफाइनाइट आती है, इनफाइनाइट आती है, इसका मतलब फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट बनता है। जहां तक हम काउंट नहीं कर सकते, हमारी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेट रह रही है, उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। यहां तक याद है सबको? याद है ना? याद है सबको यहां तक? तो चलो आगे जाएंगे बच्चों। आगे आपने पढ़ा था कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट वो होता है अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हो, सो सपोज गिवन दैट सेट ए और बी, और वो दोनों सेट्स में क्या बन रहा है बच्चों? देखो सेट टू बी इक्वल सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स ऑफ द बोथ। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? देखो अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स है, कोई भी दो सेट्स है और उनमें जो एलिमेंट्स लाइज हो रहे हैं, कंटेंट्स हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज अ इक्वल सेट। ए में जो है जैसे है वैसे ही बी में है और वही है, तो उसे क्या कहते हैं? इक्वल सेट। देखो ना कैसे, इस मटके में पानी है तो देखो यहाँ वाटर है और इसमें भी वाटर है, तो दोनों में कंटेंट्स क्या हो रहा है? वाटर, दैट इज द इक्वल सेट। इक्वल होने के लिए बच्चों वही सेम टू सेम एलिमेंट्स दोनों में रहने चाहिए। अगर उनके ऑर्डर चेंज हो गए ना, कोई बात नहीं, ऑर्डर चेंज हो गई, मैंने लिख दिया बच्चों सेट ए, सेट ए का मतलब क्या हो रहा है? 1 2 3, और मैंने लिख दिया सेट बी, यहां से 3 2 1, तो चलेगा। 1 तो दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, सेम एलिमेंट्स है, दैट इज बोथ आर इक्वल सेट। इसे आपने क्या कहा था? इक्वल सेट। एंड वी रिटर्न एज, इसे कैसे लिखा था बच्चों? a is equals to b, a में जो है वही क्या है? b में है, दैट इज नोन एज y इक्वल सेट। आल्सो उसी जगह पर मैंने आपको और एक डेफिनेशन बताई थी बच्चों। देखो और एक डेफिनेशन बताई थी जो एनसीईआरटी में है, इक्विवेलेंट सेट, जो कि आपके बोर्ड में नहीं है। इक्वल सेट तो है बोर्ड में, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है? इक्वल और इक्विवेलेंट में बहुत ही डिफरेंस है। वर्ड्स दोनों के प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोल रहे हैं इक्वल हो रहा है, लेकिन इक्वल में वही एलिमेंट चाहिए जो फर्स्ट में है वही सेकंड में होनी चाहिए, यस और नो। बट इक्विवेलेंट में क्या होना चाहिए? If two sets are given that and number of elements, cardinal number of elements are the same, that is known as a equivalent set. That is known as a equivalent set. कैसे होते हैं बच्चों? फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स रहते हैं उतने ही एलिमेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको याद करना होगा। 1.4 जब मैं पढ़ा रहा था, सबसे लास्ट को मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने कार्डिनल नंबर बोला था, यस और नो। वही कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में जितने हैं उतने ही अगर सेकंड सेट में रहे, सेम नहीं होंगे तो भी चलेंगे। बच्चों याद रखो, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया सेट ए बी एंड सी, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे बच्चे? नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स 3, और सेट बी मैंने लिख दिया 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हो रहे बच्चों? 3, दैट इज number of elements are the same, that is known as equivalent set. एलिमेंट सेम नहीं है बच्चों, उसके खाली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसे इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे ABC है और यहाँ पे भी ABC है तो दोनों भी इक्वल सेट बन जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है तो इक्वल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है, तो इक्वल नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? इक्विवेलेंट बनेंगे। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, अलग-अलग नहीं होने चाहिए, यस और नो? यस। उसके आगे जाके आपको पढ़ना होगा बच्चों कि इक्विवेलेंट सेट में ऐसा भी मैंने बताया था, नोट दैट पॉइंट, यूरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। तो जब इक्वल सेट रहते हैं वो इक्विवेलेंट रहते हैं, बट इट्स कॉन्वर्स इज नॉट ट्रूथेबल, इट्स कॉन्वर्स इज नॉट ट्रूथेबल, उसका कॉन्वर्स ट्रूथेबल नहीं है। इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सकते हैं और हो भी नहीं सकते। इक्वल इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं और नहीं भी हो भी सकते। इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल इक्विवेलेंट होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चों सबसेट क्या होता है। सबसेट आपने ऐसा पढ़ा था, अगर आपके पास कोई तो सेट है, सेट ए बी, नेक्स्ट सेट ए बी और सेट बी के टू सेट्स, इफ यूरी एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, if uri elements of the set B is an elements of the set A, if uri elements of the set B is an elements of set A, then it is known as, then we say that the set B is a subset of A, the set B is a subset of A। कैसे देखो, अगर आपने बोला
मिलाइज हो रहे, तो बी ए का क्या है सबसेट है। ए भी ज्यादा है बच्चों, ज्यादा का मत देखो, ज्यादा किसके पास है ये मत देखो, इस बी के पास जो है ना वो ए के पास है, और ए के पास है इसका मतलब क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का क्या है सबसेट है कि नहीं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आपको याद है डेफिनेशन, यस और नो, यस और नो, चलो खत्म होने वाला है, यस यस। आपको याद करना पड़ेगा बी के सभी एलिमेंट्स ए में है और ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, तो बी को ए का क्या बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। देखो हां, एंड वी रिटन एज दिस टाइम बी इज सबसेट ऑफ ए, इसे आप इस तरह लिखते थे बच्चों, याद करो। और उसी समय आपको मैंने ये भी बताया था, अगर कोई सेट्स किसी सेट का सबसेट है, बी किसका सबसेट है बच्चों ए का, तो उसी वक्त वी सेट दैट टाइम तो आपको क्या बनना है, ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, तब ए हां बी का क्या बनता है सुपरसेट बनता है बच्चों। सुपरसेट की कंसेप्ट आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको याद रखने की बच्चों एनसीईआरटी में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगा तो लिख दो बच्चों सुपरसेट लिख दो। सुपरसेट का मतलब क्या बन रहा है, सुपरसेट का मतलब बन रहा है जब कोई सेट किसी का सबसेट होता है, अगर कोई स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट का सबसेट होता है तो सेकंड स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट का क्या होता है सुपरसेट, जिसमें ज्यादा होते हैं वो उसका सुपरसेट होता है। ए बी का सुपरसेट है कब, जब बी ए का क्या है सबसेट है, यस और नो, यस। उसके बाद आपने पढ़ा था डिजॉइंट सेट। डिजॉइंट सेट का मतलब क्या होता था बच्चों, दोनों भी सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है, किसी के भी कि कोई भी एलिमेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स दोनों भी सेट में कॉमन नहीं है तो क्या बनेगा डिजॉइंट सेट। देखो यहाँ ए और बी दोनों भी क्या है अलग अलग एलिमेंट्स, तो ए और बी क्या है डिजॉइंट सेट। डिजॉइंट सेट का मतलब है बच्चों कि अगर कोई सेट्स आपके पास है तो उन सेट्स को आप डिजॉइंट सेट्स बोलेंगे। द टू सेट्स ए और बी इज कॉल्ड डिजॉइंट सेट, इज सेड टू बी डिजॉइंट सेट इफ दे हैव डू नॉट एनी कॉमन एलिमेंट, डू नॉट एनी कॉमन एलिमेंट, वो कौन सा भी एलिमेंट्स क्या नहीं है कॉमन नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे डिजॉइंट सेट बोलेंगे, यस और नो, यस। उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चों यूनिवर्सल सेट, वो तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद होगा, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। यूनिवर्सल सेट को आपने क्या बोला था कि अगर बहुत से सेट्स आपको दिए गए, मोर देन 3 सेट्स, मोर देन 4 सेट्स आपको दिए हुए, और अगर आपको 8 सेट्स दिए हुए हैं तो बच्चों याद रखो कि उन सेट्स में आपको यूनिवर्सल सेट उनको बोलना है कि उन सब सेट का कोई वो सभी के सभी सेट किसी एक सेट के क्या है सबसेट है। अपनी लैंग्वेज में देखो, याद रखो, अगर मेरे पास फर्स्ट सेट है और उसी सेट मैंने बोल दिया द सेट ऑफ इंडिया, द सेट ऑफ इंडिया, द सेकंड बोल दिया द सेट ऑफ मुंबई, द सेट ऑफ दिल्ली, आई एम सॉरी, हां द सेट ऑफ दिल्ली, द सेट ऑफ बीड, द सेट ऑफ, सो ऑल मुंबई दिल्ली बीड सभी तो सभी सबसेट हो गए ना इंडिया के, वो इंडिया में है कि नहीं, तो इंडिया को क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो उसकी डेफिनेशन आपने की थी कि सपोज एबीसीडी आर द सेट्स which are the subset of the same set, which are the ABCD of the any of the set, and with all sets is the subset of any set. This set is said to be universal set and it is denoted by the capital U. उसे आपने कैपिटल U से क्या किया था डिनोटेड किया था, yes or no। और आपने फिर पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, yes or no, yes। आपने कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा था बच्चों, let U be the universal set and the set A सबसेट ऑफ U। एक अगर कोई यूनिवर्सल सेट आपको दिया है और किसी A नाम का आपको सेट दिया है, अगर A सबसेट ऑफ U बन जाएगा तो क्या बनेगा, देखो A सबसेट ऑफ क्या बन जाएगा U बन जाएगा, और उसके बाद आपने लिखा था अगर वो सबसेट बन जाता है तो द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर द यूनिवर्सल सेट U, द सेट are the elements which are the elements of universal set means U। ऐसा सेट देखो बच्चों, एक the set are the elements in the set U but not A, but not A, that is known as a complement of a set। जो ऐसे एलिमेंट्स जो U में है यूनिवर्सल सेट में है लेकिन आपको दिए गए उस सबसेट में नहीं है, वो अलग से लिख दे आपने तो उस सेट का क्या
बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर देखो बच्चों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जिस कोई ऐसे एलिमेंट्स जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, यू में है लेकिन ए में नहीं है, उसे अलग तरफ मैंने लिख दिया तो इस ए का वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश एज वेल एज ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों को भी ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। अगर उसके ऊपर आपने सी लिख दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और ए डैश भी बोल दिया तो वो भी क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद आपने ऑपरेशन ऑफ द सेट्स पढ़ा था, यस और नो? आपने क्या पढ़ा था, ऑपरेशन ऑफ द सेट्स। ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में आपने पढ़ा था बच्चों कि फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसके बाद आपने पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट्स, उसके बाद आपने पढ़ा था पढ़ा नहीं था बच्चों, आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स। आपने ये नहीं पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। So this point lies on the NCERT book, जो कि आपके बोर्ड के किताब में नहीं है। पिछली बार जब ओलंपियाड की एग्जाम हुई थी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था, तो पूछा गया था बच्चों कि ऊपर दिए गए सेट्स के डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, और आपके बोर्ड के किताब में डिफरेंस ऑफ टू सेट एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको आज याद रखने का है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। आपको इंटरसेक्शन पता है, आपको यूनियन पता है, आपको डिफरेंस पता नहीं है, तो क्लियर कर देंगे बच्चों अभी क्या अभी कि डिफरेंस क्या बनता है। अगर आपने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या पढ़ा था बच्चों, मैंने इंटरसेक्शन आपको पढ़ाया था कि लेट ए और बी बी द टू सेट्स, लेट ए और बी बी द टू सेट्स। मुझे ये पढ़ाना जरूरी है कि इंटरसेक्शन आने के बाद यूनियन आता है और यूनियन के बाद ही डिफरेंस बनता है बच्चों, याद रखो। हर एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर डिपेंड्स रहते हैं। आपको सेट्स पता होता है तभी एलिमेंट्स पता चलते हैं, एलिमेंट्स पता चलते हैं तभी आप उसकी राइटिंग कर सकते हो। देयर आर टू मेथड्स, और उसकी राइटिंग कर दिया तो ही आपको पता चलेगा कि वो सिंगलटन है कि एम्प्टी है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। उसके बाद ही आप वो वेन डायग्राम से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद ही आप पता करेंगे वो इक्वल है या इक्विवेलेंट है, उसके बाद ही आप उसे सबसेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हर एक कांसेप्ट, हर एक पॉइंट उसके पहले जो पॉइंट्स आता है उस पर डिपेंड होता है। तो इंटरसेक्शन क्या बनता है, देखो बच्चों आपस कोई दो सेट्स आपके पास है, सेट ए 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेट बी 2 6 5 एंड 10। सो एन ऑफ दिस, इन दोनों सेट में लेट सेट ए और बी आर गिवन, सो देन वी कैन से दैट only common elements, the set of the elements which are in A and B, the set of elements which are A and B is called intersection of a two set। A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए। कौन से एलिमेंट से बच्चों यहाँ पे लिख दो कमेंट में, कौन से एलिमेंट से दोनों में मिलाइज हो रहे, कौन से एलिमेंट से जल्दी फास्ट हरी अप, कौन से एलिमेंट से कि दोनों में मिलाइज हो रहे, लिखो जल्दी फास्ट हरी अप। यहाँ अभी तक तो लिखने पड़ा, लिख यस कोई नहीं है क्या, तुम्हें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे कॉमन नहीं पता चल रहा कौन से ऐसे एलिमेंट है दोनों में है। नाइस, ओके, करेक्ट, यस करेक्ट, राइट यस। 2 एंड 5 को मैंने अगर लिख दिया, 2 एंड 5 को मैंने लिख दिया तो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बन जाएगा। यस और नो बच्चों, आई एम सॉरी यहाँ पे यूनियन का सिंबल दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन ऑफ क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और इसी सिंबल से आपने इंटरसेक्शन किया था। अगर 2 और मोर देन 2 सेट्स में कोई एलिमेंट्स कॉमन आते हैं और उनको अगर आप अलग जगह पर लिखते हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल अपोजिट यू। ये कैपिटल लेटर्स यू है ना, उसे अपोजिट कर दो बच्चों तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बन जाएगा। तो यूनियन क्या बनता है, ए और बी में के सब एलिमेंट्स, ए और बी में के सब एलिमेंट्स, लेट ए और बी आर सेट्स गिवन दैट द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए, मैं एंड नहीं बोल रहा, और बी व्हिच आर सेट इन ए और सेट बी, देयर बी
सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे वन टाइम लिखा जाता है और अदर सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है व्हिच आर लाइक ए और बी। इट इज नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। आप चलो वही प्रिंसिपल आपको पढ़नी है बच्चों, जिस पर आपका अभी तक ध्यान था, जो आपने पढ़ी नहीं थी, आपको पहले से सोच रहे थे इंटरसेक्शन तो बन गया सर, यूनियन बन गया, तो डिफरेंस कैसा होता है, क्या होता है डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, ए और बी का डिफरेंस होता है कि अगर कोई दो सेट्स आपके पास है, जैसे कि मैंने ए और बी लिख दिया, कोई दो सेट्स आपके पास है और द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए but which do not belongs to the B। Look at this, मैं क्या बोल रहा हूँ, belongs to का मतलब क्या हो रहा है, उसका एलिमेंट्स नहीं है, किसका एलिमेंट्स नहीं है, जो A का है लेकिन किसका नहीं है, B का नहीं है। The set of elements of A which do not belongs to the set B, then it is called the difference of sets A and B। अगर A का डिफरेंस मैं B के साथ लिख रहा हूँ, देखो बच्चों, मैं A का डिफरेंस B के साथ लिख रहा हूँ, ऐसे एलिमेंट्स जो A में है लेकिन किस में नहीं है, B में नहीं है। A में है लेकिन B में नहीं है, कौन से एलिमेंट्स है जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो आप लिखेंगे A डिफरेंस ऑफ B, जो माइनस का साइन होता है वही डिफरेंस का साइन होता है, A डिफरेंस ऑफ B लिखेंगे बच्चों 1 A में है लेकिन B में नहीं है, लिख डालो 2 दोनों में भी है नहीं लिखेंगे, 3 A में है लेकिन B में नहीं है, लिख डालेंगे 4 A में